पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं प्रोफेसर चेतन मारवा जी। ये पढ़ाने के साथ साथ बिजनेस भी कर रहे हैं और इनकी पीएचडी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्विट्जरलैंड से। इंडिया के अलावा कनाडा और यूएस में भी काम कर चुके हैं। चेतन जी, आप पाकिस्तान इंडिया पीस मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं, वो तजुर्बा कैसा रहा? Shakil Bhai, first of all, thank you for inviting me to your popular show. I really थैंक यू। appreciate being here because I'm an avid fan of your shows. I always describe Pakistani intellectuals तीन चार तरह के होते हैं। एक होते हैं जो कई बार फॉल्स इक्विवेलेंसी करते हैं। एक होते हैं जो कभी कभी इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत बोल देते हैं। एक होते हैं जो काफी कुछ सच बोलते हैं इंडिया के बारे में, और सबसे जो मेरे हिसाब से प्राइज्ड लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो ना सिर्फ सच को ढूंढते हैं लेकिन अपने लोगों को सच बताने की कोशिश करते हैं ताकि अपने लोगों की सोच बदल दी जाए। इसलिए जो आपने नाम रखा है ना अपना, द क्रिटिकल पेट्रियट, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठता है। मुझे लगता थैंक यू। नहीं मैंने आपका कोई भी शो आज तक मिस किया होगा सर। जब ये शो नहीं करते थे तब भी मैं आपको सुनता था वेरियस टॉक्स में। आपको वसीम अल्ताफ, जो भी मेरे अच्छे, मतलब आई नो हिम वेल। तो मेरे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स के साथ दोस्ती काफी रही है। जहां तक इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती का सवाल है, मेरे फादर ओरिजिनली केपीके से थे और वो कराची में बाद में बड़े हुए बिकॉज उनका ना लोहे का काम था पाकिस्तान में। और जब पार्टीशन हुआ तो जिन्ना साहब ने मेरे फादर को बोला कि आप रुकें और हमारे लोगों को ये काम समझाएं। तो वन ऑफ द फ्यू families that came okay from Pakistan, my father's siblings and my father were sent चार्टर्ड प्लेन से बॉम्बे गए थे। और मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो 1950 में शिप में सारा अपना सामान लेके आए थे। तो उनका सामान जिन्ना साहब ने किसी को लूटने नहीं दिया, मतलब उनके पास वो पावर थी रोकने की। माय मदर्स फैमिली ऑन द अदर हैंड, वो सी ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर से थी, वहीं पैदा हुई थी। C39 या ऐसे कुछ शायद नंबर था, जो अब पाकिस्तान में एक बैंक है, कोई 6 कनाल का प्लॉट था उनका, काफी बड़ी कोठी थी। और जो उनकी कोठी में इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी फॉर गेस्ट्स, वो अभी तक वो बैंक ने वो इंस्क्रिप्शंस निकाली नहीं। मेरे मामा गए थे वहां। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से शुरू से ही बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट था मुझे, बिकॉज मुझे लगता था कई बार कि मेरी जो सोच है और जो मेरा कल्चर है और जो मेरी पर्सनालिटी है, वो कई बार पाकिस्तान के लोगों से बहुत मिलती थी। तो मैं अपनी खुद की कोशिश की थी कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को दोस्ती की तरफ लेके जाया जाए, और इसलिए मैंने दो ग्रुप्स खोले थे। एक का नाम था इंडो पाक हार्ट टू हार्ट और एक का नाम था इंडो पाक रियल टॉक। इंडो पाक हार्ट टू हार्ट में करीब 15,000 लोग थे एट इट्स प्राइम, और उसमें हम करंट इवेंट्स और सारी बातें करते थे जो हमारे देश के लोग नहीं कर सकते थे नॉर्मली। हम खुल के बात करते थे, कश्मीर में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मिलिट्री ने क्या किया, यहाँ पे नेहरू ने क्या किया, सब बातें करते थे। मतलब देयर वाज नो, कोई सेंसरशिप नहीं थी मेरी तरफ से किसी। और दूसरा जो ग्रुप था रियल टॉक, वो एक्चुअली जस्ट फॉर म्यूजिक, जोक्स एंड फन, एंटरटेनमेंट, गाने पोस्ट कर दिए, जोक्स पोस्ट कर दी, इस तरह की चीजों के लिए था। तो combined with in the two groups, I felt we were making a lot of headway. इनफैक्ट मेरे जो जितने एडमिन्स थे, जिनमें से एक ने शायद आपको मेरे बारे में बताया कि ये पाकिस्तान के हेटर हैं, वो वो खुद भी मेरे ग्रुप में एडमिन रहे थे काफी देर तक। हुआ ये सर कि जब पठानकोट हुआ, उरी के बाद पठानकोट हुआ, और मोदी जी ने अपनी
पॉलिटिकल करियर को दांव पे लाके आईएसआई के लोगों को पठानकोट बुलाया एक फॉरवर्ड बेस पर, मिलिट्री बेस पर, टू इन्वेस्टिगेट व्हाट रियली हैड हैपेंड। और वापस जाके उन लोगों ने कहा कि ये तो जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इंडिया ने अपने ऊपर किया है। एक होता है ना, एक स्ट्रॉ दैट ब्रोक अ कैमल्स बैक, शकील भाई। पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और मुझे लगा कि मेरी एफर्ट कई सालों की यूजलेस है और इसकी तरफ किसी और तरीके से देखना चाहेगा और पहले समझना चाहेगा कि ये है क्यों, ये बार बार ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे सोच क्या है, इसके पीछे वजह क्या है। तो बहुत फ्रस्ट्रेट होके मैंने अपने ग्रुप में ही बोल दिया कि आई डोंट बिलीव इन दिस पीस, दिस फ्रेंडशिप एनी मोर, और मैंने वो ग्रुप को डिसोन कर दिया। अब सच कहूं तो मैं कई लोगों को उस ग्रुप में बहुत मिस करता हूं जो पाकिस्तानी थे, मेरे दोस्त थे। कई बच्चे भी थे जो कहते थे मुझे कि सर आप जितनी बात हमसे करते और हमसे सुनते हैं, हमारे पेरेंट्स भी नहीं सुनते। तो बहुत नजदीकियां हो गई थी और बहुत बुरा लगा मुझे भी, मतलब कि मैं आई कुडंट जस्टिफाई व्हाट आई वाज डूइंग। मैं उसके अंदर बिलीव करना बंद कर दिया और मैंने फिर ध्यान से सोचना शुरू किया, ये क्या चक्कर है, ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या है। तो आज जो बात हम करेंगे वो मेरी थोड़ी सी रिसर्च है और थोड़ी समझ भी है उसमें कि ये क्यों हुआ ऐसे। तो इसलिए मैंने कहा आप, आई एम ग्लैड यू इनवाइटेड मी ऑल्दो ऑन अ फनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। लेकिन अच्छा इतना ही कह सकता हूँ सर कि कुछ पाकिस्तानी हैं जो भारत को, इंडिया को अपना, अपनी माँ समझते हैं, जो कि वाकई है अगर आप देखने में जाएं जी। मेरे हिसाब से। हम्म। कई पाकिस्तानी हैं जो अरबों को या टर्की के लोगों को अपने फोर फादर्स की तरह ट्रीट करते हैं। मेरे हिसाब से वो समझ गलत है। हम भाई हैं और जी। हमारी माँ भारत है, भारत इंडिया नहीं। हम्म। भारत एक ट्राइब थी सर कई हजार साल पहले नॉर्थ इंडिया में, जिस ट्राइब के नाम से भारत का नाम पड़ा। आपको पता है कि हम्म। सिंधु के नाम से हिंदू भी बना और हिंदुस्तान भी बना, हम्म। लेकिन भारत उससे पहले था। और वो भारत के सब बच्चे हैं हम, मेरे हिसाब से। सो जो लोग भारत को अपनी माँ मानते हैं, हिंदुइज्म या मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो मेरे अभी भी भाई हैं, वो मेरे चहीते हैं, वो मेरे दिल में इतने पास हैं जो मोस्ट इंडियंस भी नहीं हो सकते। लेकिन जी। अनफॉर्चुनेटली अ बिग परसेंटेज ऑफ पीपल आई हैव मेट and talk to in Pakistan and unfortunately listen to in Pakistan from Pakistan believe otherwise। तो वो फिर वो एक दुश्मनी का बेसिस बन जाता है और उनसे मेरी दोस्ती हो नहीं पाती। जी। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। तो जी। आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके फादर किस इलाके में थे केपीके के, एक तो ये बताइएगा। और दूसरा जो है, मैं आपको ज्यादा नहीं जानता था ऑनेस्टली, फेसबुक पे आप मेरे साथ एडेड थे। जी। बहरहाल जी, हमारे उस कॉमन फ्रेंड ने आपके बारे में मुझे बताया कि जी आप बहुत बड़े पाकिस्तान हेटर हैं। तो उससे पहले मुझे आपकी कोई पोस्ट याद नहीं थी, आपका नाम भी पूरी तरह शायद मुझे याद नहीं था। तो उससे फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई एंड आई गॉट इन टच विद यू। सो आई एम ग्लैड वी आर टॉकिंग फ्रैंकली ऑन दीज इश्यूज। तो जी। फिर क्या क्या उसका नतीजा क्या निकला उन दोस्तों के साथ? क्या कता ताल्लुक हो गया, ताल्लुक खत्म हो गया, या कुछ के साथ जारी है? तो अभी क्या सरगर्मियां हैं आपकी, क्या थॉट्स हैं? कुछ लोगों से मेरी टच में मैं हूँ, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ उनमें से कुछ लोग मेरे दिल के बहुत पास हैं। हम्म। उससे ज़्यादा मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा, पर बहुत करीब हूँ कुछ दोस्तों के। जी जी। जो भी आपका तजुर्बा रहा, बेटर तजुर्बा रहा, लेकिन इसके बावजूद जो है बोथ दीज कंट्रीज हैव टू लिव टुगेदर। तो उसका क्या, अब क्या तरीका हो सकता है, क्या किया जाए? सोल्यूशन से पहले आई थिंक डायग्नोसिस बड़ा ज़रूरी होता है शकील भाई। तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में ले जाना पाऊंगा, चाहूँगा कि इस दुश्मनी के पीछे आखिर राज क्या है। शकील भाई आपने द ग्रेट गेम का नाम सुना हुआ है? जी बिल्कुल।
मेरे हिसाब से इंडिया पाकिस्तान का जो नसीब था ना सर, ये 1721 से ही लिखा जा चुका था। हम्म। आप तो ये जानते हैं सर कि जितना पैसा ब्रिटिश क्राउन हमारी हमारी कंट्री कहूँगा इसे, इंडिया से ले गया, वो आज के पूरे वर्ल्ड के जीडीपी के जितना है सर। हम्म। और जब वो आए थे तो हमारा कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी 25% था, जब वो गए तो 4% था सर। तो ये बात जो आपने जार पीटर द ग्रेट का नाम सुना है सर, जी जी। तो जार पीटर द ग्रेट ने 1721 से डिसाइड किया था कि मैं एक रोड टू इंडिया बनाऊंगा और मैं इंडिया को अपने एम्पायर का हिस्सा बनाऊंगा। 1721 से लेके 18 एंड ऑफ 1800 तक सर, आई मीन आई एम ट्राइंग टू अब्रीविएट इट फॉर यू, बहुत लड़ाई हुई। ब्रिटिश जो उस टाइम पे केपीके की एरिया तक पहुंच चुके थे, और रशियंस भी अफगानिस्तान की तरफ पहुंच चुके थे। तो दोनों एक दूसरे के प्रिफर्ड रूलर्स को टॉपल करते गए, और दोनों कोशिश करते रहे कि अफगानिस्तान पे किसी तरह कंट्रोल हो जाए। तो कोई भी एक बंदा कंट्रोल नहीं कर पाया इस रीजन को, इसीलिए उसको शायद ग्रेवयार्ड ऑफ सिविलाइजेशंस कहा जाता है। हम्म। और एंड में जाके नवंबर 12 1893 में थोड़ा सा पीस हुआ और एक लाइन बनाई गई अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, और इसका नाम था सर द ड्यूरैंड लाइन, यू मस्ट नो इट। जी और और ये एक बड़ी आर्बिट्ररी सी लाइन थी, क्योंकि ये पश्तूनों के एरिया के बीच में से निकलती हुई चली गई और उनकी फैमिलीज को, उनकी ट्राइब्स को डिवाइड करके चली गई। अब ये ग्रेट गेम उस वक्त खत्म नहीं हुई सर। हम्म। थोड़ी आगे चलें तो आपको कलात के किंगडम का भी पता होगा। जी जी। तो जो उनका किंगडम था वो एक्चुअली ओरिजिनली बहुत बड़ा था, लेकिन ब्रिटिश चाहते थे कि वे बफर स्टेट का काम कलात भी करें, और कलात के पीसेस को अफगानिस्तान और पर्शिया को दे दिया गया उनको अपीज करने के लिए, ताकि वो भी ब्रिटिश के आइडिया के साथ रहें कि रशिया, जिसके पास कोई वार्म वाटर पोर्ट नहीं था मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक, और दूसरा जो ऑयल रूट था वो भी रशिया ना बना पाए, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने कलात को भी बर्बाद किया सर। कलात के अलावा कश्मीर को भी ब्रिटिशर्स ने काफ़ी बुरी तरह बर्बाद किया सर। कश्मीर की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ जुनेद भाई से आपकी एक हफ्ता पहले बात हुई थी, और वो जी काफ़ी जानते हैं कश्मीर के बारे में, और तो मैं सारा कुछ रिपीट तो नहीं करना पाऊंगा चाहूँगा। जी। जुनेद कुरैशी की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। लेकिन मोटा मोटी जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स मैंने पढ़ी हैं जी कश्मीर के उस वक्त के बारे में, वो एक तो द नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल बाय शौकत हयात खान साहब, जी। और एक रेडर्स इन कश्मीर बाय मेजर जनरल अकबर खान। तो उससे पता ये चलता है सर कि ये प्रॉब्लम कश्मीर में ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस शुरू हुई, जब पाकिस्तान, जिन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया हुआ था कश्मीर के साथ, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि रेडर्स ने इन्वेड कर दिया है पूंछ को बचाने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात थी कि जो मेजर जनरल अकबर खान ने किताब लिखी, उन्होंने क्लियरली उन्होंने लियाकत अली जी को ट्राइबल्स के साथ दिखाया है, जी जी। फोटोग्राफ्स हैं उनकी उनके साथ, और ट्राइबल्स के साथ अकबर खान जी ने लिखा है कि अनयूनिफॉर्म पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी साथ में गए थे, और इन ट्राइबल्स को कहा था कि जो भी इमूवेबल चीज है वो पाकिस्तान की रहेगी, जो भी मूवेबल चीज है, मतलब गहने हो गए, चीजें हो गई घर की, लेडीज हो गई, जो भी हो वो आपका है। हम्म। और आप जब श्रीनगर पे कब्जा करेंगे, वहां की ट्रेजरी से आपको 3 लाख रुपए भी दिए जाएंगे।
हुँ, तो जब ये लोग बारामुल्ला पहुंचे तो इन्होंने वहां पे काफी कत्ल-गारत की थी सर, आप भी उसका जिक्र कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट इन डिटेल, इट्स हुँ, काफी हॉरिफिक है एक्चुअली। जी, 3 दिन चलता रहा ये सिलसिला। और उसके बाद कश्मीर के जो राजा थे, हरि सिंह, उनकी अपनी एक छोटी-सी फौज थी। उसमें राजेंद्र कुमार करके एक सोल्जर थे। उन्होंने अपनी जान दी वहां पे उनको लड़ते हुए उनके साथ। और तब हरि सिंह को समझ आ गया कि हम तो इनसे बच नहीं सकते। तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी ये कहते हुए कि हमें प्लीज बचा लो। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको कहा कि हम आपको अपनी आर्मी तभी बेच सकते हैं जब इंडिया से आप एक्सीड करें। तो शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको कि उसने साइन किया with the understanding that there would also be a plebiscite because he wanted to be fair to his people. तो ये इंडिया की फौज वहां गई और इनको हराते हराते ये नीलम का जो आज जगह बोलते हैं नीलम वैली, वहां तक ये ले गई, रिवर तक। और वहां रुकी। अब आप बोलेंगे रुके क्यों? जो शेख अब्दुल्ला थे वो नेहरू जी के बहुत अच्छे दोस्त थे और इनका जो इन्फ्लुएंस था वो सिर्फ वहां तक ही था। तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था बाकी के कश्मीर में। तो जी, जब वहां तक ये पहुंच गए, जो एक बड़ी बहुत बड़ी गलती थी मेरे हिसाब से, बिकॉज जी, अगर वो पूरा कश्मीर ले लेते तो आज ये सरदर्द नहीं होती हम सबके लिए। तो दूसरा, गिलगिट बल्टिस्तान में एक दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है कि वहां पे गिलगिट स्काउट्स होते हैं जो ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे हुँ, वहां पे। और वहां पे राजा के भी गवर्निंग पर्सन थे वहां पे, लेकिन गिलगिट स्काउट्स ने उनको ओवरवेलम कर दिया जी, और उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया वहां पे। जी, अब इंसान ये सोचता है कि भाई ब्रिटिशर्स को क्या पड़ी है पाकिस्तान का फ्लैग लगाने की गिलगिट बल्टिस्तान की। हुँ, गिलगिट बल्टिस्तान वो एरिया है सर जो अफगानिस्तान से भी बॉर्डर करता है, चाइना से भी बॉर्डर करता है और रशिया बहुत नजदीक है। हुँ, हुँ, तो दैट वाज द रीजन दैट Gilgit Baltistan was given to Pakistan, and I'll come back to that, the Pakistan story, why they wanted it to go to Pakistan. They wanted Pakistan to be the buffer state. तो यही सब जिसको हिंदी में षड्यंत्र कहते हैं, एक कॉन्स्पिरेसी कह लें, ये सब खेल चल रहा था, ये चेस की गेम की तरह चल रहा था उस वक्त। और जो हम सब, आप, मैं, कश्मीरी लोग सब मोहरे हैं सर इसकी। हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी अपनी भी कुछ इश्यूज, गलतियां इंडियंस की भी थी, कुछ गलतियां पाकिस्तानियों ने भी करी। लेकिन ये मत भूलिए सर कि उसी वक्त, उसी अक्टूबर में जब ये कश्मीर में हो रहा था, उसी वक्त जिन्ना जी अपना स्टैंड कलात पे भी चेंज कर रहे थे। कलात को इंडिपेंडेंस मिल चुका था सर, एंड दे वर नॉट वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, दे वर गवर्न्ड बाय द एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश, जस्ट लाइक नेपाल। हुँ, सो उनको एक्सीड करने का कोई मैंडेट नहीं था, इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर। और उनके इंडिपेंडेंस के लिए जो लॉयर थे वो जिन्ना साहब थे, और उन्होंने उस के लिए लीगल फीस ली थी अपनी सिस्टर का वेट गोल्ड में, फ्रॉम द खान ऑफ कलात। हुँ, और वही जिन्ना साहब ने आर्मी को भेज दिया बाद में कलात के ऊपर, आफ्टर द अपर एंड लोअर हाउस ऑफ कलात हैड clearly said we don't want to join Pakistan. हुँ, And that is one of the reasons that there was a lot of betrayal also. I don't have time for every detail, हुँ, but suffice to say कि बलोचों के साथ बहुत बेट्रेल हुआ और वो आज तक उसको भूले नहीं है, और वो भूलना मुश्किल भी होगा सर। तो मेरे हिसाब से ये जो खेल है ना सर, इंडिया पाकिस्तान का, मेरे हिसाब से ये खेल जो है ये चार बहुत नार्सिसिस्टिक लोगों का है सर, जो किसी लेवल तक इस्लाम से ऑब्सेस्ड भी थे और किसी लेवल तक इंडिया हिंदू हेटर्स भी थे। सो
I will try and explain to you with evidence what I'm saying. Um, let's start with Churchill, for example. चर्चिल जो थे वो एक्चुअली उन्होंने एक किताब लिखी थी मलाकन फील्ड फोर्स 1898 में. उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पठान ट्राइब्स के साथ हैंड टू हैंड फाइटिंग भी करी थी उस हुँ, एरिया में. और उस दौरान उन्होंने नोटिस किया था कि मुस्लिम्स के साथ बहुत जबरदस्त डिस्क्रिमिनेशन था ब्रिटिश फोर्सेस में. और वहां से उनकी जो थोड़ी सी सिंपथी थी मुसलमान्स के साथ वो बढ़ गई थी. उसके बाद 1921-22 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था विच रियली अलार्म चर्चिल. और एक किताब कैथरीन मेयो ने लिखी थी कॉल्ड मदर इंडिया which was full of prejudice, racism, and hatred for Hindus. They were called beastly people with a beastly religion. And for him, India's freedom movement started personifying these things because he saw them as being disloyal to the British. Okay. In 41, when Amri expressed his anxiety कि हिंदुओं और मुस्लिम के बारे में बहुत दुश्मनी हो रही है, उन्होंने कहा, oh, that is all good because it would help the British stay a little longer. And Churchill said, I hate Indians. They're a beastly people with a beastly religion. जब बंगाल में famine हुआ, उन्होंने कहा, flourish on Indians breeding like rabbits हुँ, and being paid $1 million a day by the US for doing nothing about us to help us in the war. In early 1940, he had a meeting with his war cabinet, sir, and they decided they needed a buffer state to prevent Russia from, as I explained earlier, getting a warm water port or getting a clear oil route. And in 1942, he told even Mikhailovich, the Soviet ambassador in London, and I quote him, eventually the Muslims will become master because they are warriors, while the Hindus are windbags. Hindus are experts at building castles in the air. When something must be done quickly, implemented, executed, the Hindus say pass. They reveal their internal flabbiness. So that gives you an idea of what his opinion for Hindus were. Also, Beverly Nichols' 1944 book, Verdict on India, and I quote, Congress is the only 100% full blooded, uncompromising example of undiluted fascism in the modern world. Just as every Nazi is a Superman, every Brahmin is a Budheva, God on earth. Congress is, of course, a predominantly Brahmin organization. The resemblance between Gandhi and Hitler are, of course, legion. Churchill, recommending this book to his wife, said, I think you should do well to read it. It shows the Hindu in his true character. When Churchill in 45 had dinner with the secretary and the Air Chief Marshal, Sir Arthur Harris, he said, the PM said, the Hindus are a foul race. I wish Bert Harris could send some of his surplus bombers to destroy them. I mean, हुँ, this is not any ordinary person. This is Prime Minister of England. It was after the US, the most important country at that time. तो आपको इससे उसके हेट्रेड का पता चलता है. दूसरी जो चीज है सर, जो इश्तियाक साहब से मैं डिफर करता हूँ, आई थिंक देयर इज कंसिडरेबल एविडेंस जो चर्चिल और जिन्ना के नेक्सस का था. जी, और जी। मैं कुछ कुछ एविडेंस आपको शेयर करूंगा. There's an article in News Desk, Jinnah, Churchill, and the Sykes-Picot Agreement. जुलाई 1919 में सर लॉयड टेस्टिनो वेसल जाती है बॉम्बे से जेनोवा, और जिन्ना साहब और उनकी वाइफ में भी थे उसके ऊपर. जिन्ना साहब जो थे वो ब्रिटिश इंडिया को ऑब्जर्वर इन द वर्साई कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, लेकिन उससे पहले लंदन में he had discussions with Sir Winston Churchill and then only went forward to Genoa. Jinnah moved to London, as you know, sir, between 31 and 34.
And Alex von Unzelmann, in his Indian Summer 2007, wrote of their secret pact, which has been denied by Ishtiaq Saab. But there's more evidence. At British National Archives, sir, one finds Jinnah's letter, 2nd January 1941, to Churchill. और एक्चुअली चर्चिल साहब ने सारे ये आर्काइव जो थे उनके लेटर्स के डिस्ट्रॉय कर दिए थे। कुछ बच गए थे जो चर्चिल साहब ने ब्रिटिश कैबिनेट को सर्कुलेट किए थे। तो उनमें से एक ये चिट्ठी थी। जिन्ना साहब ने कहा, इफ द इंटरनल इंटेलिजेंस सर्विस इज वर्किंग करेक्टली, इट विल एंडोर्स माय क्लेम मोस्ट एम्फेटिकली। Of the 90 million Muslims in this country, I speak for 90%, and my following is growing regularly. I am willing to submit to any reasonable test. इसके बाद उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा 8 जनवरी को, offering to face a plebiscite to prove his following amongst Muslims. So basically, he had started the groundwork for a nation for Muslims as a separate electorate. He also lied to Churchill Saab, saying that Muslims make the largest components of the Indian army, whereas 41% were Hindu, 35 Muslim, 10 Sikh, and 8.5 Gurkhas. Mind you, Gurkhas were also Hindu. Hmm. So this is him trying to get allegiance for himself and his people. In fact, even the National Archives of Pakistan bought the first set of Jinnah papers, Dr. I.H. Qureshi. Historians had wondered who was this Elizabeth Gilliot with whom Jinnah would keep writing letters on a regular basis. So she was Churchill's secretary. Okay. And all correspondence was addressed to Miss E.A. Gilliot, 6 Westminster Gardens in London. From the time of his initial encounter in 1919, sir, till his terminal stage of tuberculosis in 48, he exchanged several letters, sir, with Churchill, and constantly tried to prove the allegiance of the Muslims to the British cause. And even in fact, in 42, when Gandhiji called for Quit India movement, Jinnah Sahib called it a Himalayan blunder. Jinnah instructed the Muslims of the subcontinent to actively participate with the British in the World War effort. On May 10th, 1945, sir, Major Shuja Shubjiali, wounded in the Burma front, proudly held aloft the Union Jack Victory Parade flag at the Brabant Stadium in Bombay, marching to the military band. There's lots of evidence of Jinnah trying to show his loyalty to, in particular, Churchill. मैंने कल सरदार मसूद साहब का इंटरव्यू किया। ही इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एजेके एंड ही वाज आल्सो एम्बेसडर टू द यूएस एंड यूएन। वो ये कह रहे थे कि पुंछ में एक इंडिजिनस रिबेलियन हो गई थी, और भी लोग ये बात करते हैं, और हजार इंडियन फौजी जो थे वो आपकी आवाज उससे पहले ही कश्मीर पहुंच चुके थे, इस यानी इस एक्सेशन से पहले। और उनका ये कहना था कि जम्मू में 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों का मैसेकर किया गया। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? सर, लेट्स टेक देम वन बाय वन। पूंछ में राइट्स हुए थे, ये झूठ नहीं है, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, ये पूरे बॉर्डर एरिया में हुए थे, सर। ये राइट्स एक्चुअली स्टार्ट हुए थे रावलपिंडी से एट द बिगिनिंग ऑफ द पार्टीशन। दे स्टार्टेड एक्चुअली इन मार्च 1947। करेक्ट, करेक्ट। जी। तो वहां से शुरू होके जब मरे हुए इंडियंस की ट्रेन आनी शुरू हुई दिल्ली की तरफ या अमृतसर की तरफ, तो यहाँ से भी काफी रिटेलिएशन हुआ, यहाँ से भी मारे गए लोग जो मुसलमान थे। तो जिस तरह हर जगह राइट्स फैल चुकी थी, उस तरह पूंछ में भी राइट्स हुई थी। 2 लाख लोग तो सर उस वक्त बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा कि कितने कौन से मारे गए, लेकिन मारे गए थे लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों। और जहां तक
इनका जो मैंने इंटरव्यू थोड़ा देखा था जो आपने किया था इनके साथ, इन्होंने एक चीज कही कि हिंदू जो इंडियन फौज थी वो प्लेन क्लोथ्स में वहां जाके कत्लो गैरत कर रही थी। अगर हिंदू फौज कत्लो गैरत कर रही थी बिफोर एक्सेशन, तो कश्मीर के जो छोटी सी आर्मी थी उसको जाके लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? हम्म, उन्होंने जाके ट्राइबल्स का सामना किया। जिन ट्राइबल्स ने वो नन्स का भी रेप किया, उन्होंने हिंदू औरतें लेके चले गए सर। वो जाके 10-10, 20-20 रुपए में बेची इन्होंने केपीके में। दैट्स सो तो सैड। या तो मैं मतलब इंसाफ का क्या जवाब दूं सर? ये आजाद कश्मीर से अपने आप को बोलते हैं ना सर। इनको पूछिए कि इनके कश्मीर काउंसिल का हेड कौन है। इनको पूछिए कि क्या इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये जगह इंडियन के अगेंस्ट जिहाद करने में इस्तेमाल की जाएगी, है ना सर? इनको पूछिए कि ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस ने ये कहा है कि जो लोग इंडिया के अगेंस्ट जिहाद में ज्वाइन करने को एग्री नहीं करते उनको उठा लिया जाता है। इनको ये पूछिए कि कौन सी आजादी, कैसा आजाद कश्मीर, जब किसी भी पोस्ट के लिए फ्रॉम एन आईजी ऑफ पुलिस ऑल द वे टू द सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, everybody has to pledge allegiance to Pakistan and has to promise that they believe in the accession of Pakistan, of Kashmir to Pakistan. ऐसा कुछ इंडियन हेल्ड कश्मीर में नहीं है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में आप देखें तो इंडियन हेल्थ कश्मीर का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो उधर के जीडीपी पर कैपिटा से ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया सर। जितनी यूनिवर्सिटी, जितने हॉस्पिटल, जितनी बढ़िया रोड, जितनी फैसिलिटीज यहाँ बन गई हैं, जितनी 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, कोई मुकाबला नहीं है सर। मुझे पता है वहां पे क्या है लोगों की हालत। तो इनका ये, इनकी मैंने जो इंटरव्यू आपके साथ सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ, बिकॉज ही ऑल्सो अटैक्ड यू। आप एक इंडियन, मतलब जैसे को रॉक एजेंट किसी को बोलता है ना, एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और पाकिस्तानियों उसको क्वेश्चन करते हैं। सर सच्चाई और फैक्ट्स तो किसी को क्वेश्चन नहीं करते। तो मैं तो कोशिश यही कर रहा हूं आज कि आपको एक एक करके फैक्ट्स बताए जाएं, उनकी रेफरेंसेस और डेट्स और कोटेशंस दी जाएं, ताकि कोई चैलेंज ना कर सके कि ये हेट्रेड आ रही है। हेट्रेड नहीं आ रही सर, ये सच्चाई आ रही। बहुत दुख भरी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है। उन्होंने बहुत झूठ बोले कल सर, बहुत झूठ बोले उन्होंने। और सबका मैं जवाब देते देते तो हमारा इंटरव्यू ही खत्म हो जाएगा। जी, मसलन उनके क्या थे, बड़े-बड़े झूठ क्या थे जिनको आप झूठ कह रहे हैं? और दूसरा बहरहाल मैंने उनसे ये भी गुज़ारिश की कि मैं किसी इंडियन स्कॉलर को बुला लेता हूँ, जो आपके जितने क्रिटिसिज़म्स हैं इंडिया पे, वो उनको एड्रेस करेंगे। बाद में भी मैंने जी उनको एक मैसेज भी लिखा व्हाट्सएप पे और उनसे ये गुज़ारिश की कि हम जो है ऐसे लोगों को एडमायर करते हैं, जो अपने मुल्क को क्रिटिसाइज़ करते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, इसराइल में हो, इंडिया में हो। लेकिन जी अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह का काम करे, तो उसको हम गद्दार समझते हैं, उसको हम इंडियन एजेंट समझते हैं। तो ये हमारा एक है, एक कंट्राडिक्शन कह लीजिए, एक डबल स्टैंडर्ड कह लीजिए। हमें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपने मुल्कों को क्रिटिसाइज करें, बाकी दुनिया में, पाकिस्तान में ना करे कोई पाकिस्तान को क्रिटिसाइज। जी। जी। और ये इन्होंने एक और बात कही सर कि बीजेपी जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं इसके बारे में 3-4 चीजें आपको बताना चाहूंगा कि ये बीजेपी का तीसरा टर्म है सर। और ये 3 टर्म्स में बीजेपी ने ऐसा कोई लॉ नहीं लाया जो रिलीजियस लॉ हो। ऐसा कोई लॉ नहीं लाया जो एंटी मुस्लिम हो। I mean, you are welcome to question me on the various laws and the various things that the BJP has done. पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं सर, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो है वो 4 करोड़ घर बना के दे चुकी है। 800 मिलियन, 800 मिलियन सर, डबल द पॉपुलेशन, मोर देन डबल पॉपुलेशन ऑफ यूएस को रोज राशन पानी मिलता है सर गवर्नमेंट से फ्री इंडिया में। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद फार्मर्स की जितने भी लोन्स होते हैं हर साल मोदी जी माफ कर देते हैं।
आई मीन आई कैन गो ऑन, स्किल इंडिया प्रोग्राम है इनका, जिसमें ट्रेडर्स और छोटे फार्मर्स को ट्रेनिंग और पैसे दिए जाते हैं स्ट्रेट इनटू देयर अकाउंट। डिजिटल मोबिलाइजेशन हुई है, जहां तक यूपीआई जो इंडिया का है वो अब मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस से बड़ा हो गया है। सिर्फ वीजा ग्लोबली हम्म, इंडिया के यूपीआई से बड़ा है, और इस यूपीआई से एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला भी 35 रुपए 10 रुपए ले लेता है। हम कैश कैरी नहीं करते सर आज की डेट में। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कम से कम 150 योजनाएं हैं मोदी जी की। मैंने आपको सिर्फ दो बताई। हम्म, एक और इम्पोर्टेंट है कि जो आज तक बाइडन या ओबामा नहीं कर पाए, मोदी जी ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दी है। उसका क्या मतलब है कि गरीबों को भी 5 लाख रुपए सालाना अलाउड है मेडिकल एक्सपेंसेस। और याद रहे सर कि इंडिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं फ्री होते हैं। तो अगर आपने ऑपरेशन कराया तो आपको ज्यादातर उसकी मेडिसिन की फी लग जाएगी। तो 5 लाख गोज अ लॉन्ग वे सर इन अ गवर्नमेंट हम्म। हॉस्पिटल इन इंडिया। जी, 5 लाख इंडियन, 5 लाख जो है वो पाकिस्तान के शायद 17-18 लाख के बराबर होंगे। 11 लाख रुपए। जी जी। जी। हम्म, तो कहने का मतलब ये है, नाउ 35% जो बेनिफिशियरीज हैं इन स्कीम्स के सर, वो मुस्लिम्स हैं। हम्म, क्योंकि मुस्लिम्स इंडिया में हिंदू से थोड़े से पुअर हैं। उसकी वजह में मैं नहीं जाऊंगा इस वक्त, लेकिन हैं। तो वो योजना जब चलती है वो पूछती थोड़ी है कि तुम्हारा नाम राम सिंह है कि तुम्हारा नाम मोहम्मद यूनुस है। योजना तो योजना है। हम्म, तो ऐसी 150 योजनाएं मोदी जी ने इंडिया में दिए हैं, जिसके बेनिफिशियरीज मुस्लिम्स बहुत जबरदस्त रहे हैं। हम्म, उसके बाद सर ट्रिपल तलाक का आपने नाम सुना होगा। जी। इंडिया में प्रैक्टिस थी कि आप अपनी वाइफ को 3 बार तलाक 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 एसएमएस करके डिवोर्स कर सकते थे। हम्म, और राजीव गांधी जी जो थे, जी। उन्होंने जो शाहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ओवर रूल करके एक मुस्लिम लेडी के लिए एलिमनी मना कर दी, वो बेटर है कि आदमी जो ट्रिपल तलाक को कैंसिल करता है वो बेटर है। ये तो आपको सोचना है सर, आपके बिलीफ और आपके प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है। उसमें चेतन जी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा आरिफ मोहम्मद खान को। ही हैड द करेज ऑफ हिज कन्विक्शंस एंड ही रिजाइंड जी। फ्रॉम राजीव गांधी कैबिनेट। करेक्ट। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो मुस्लिम गर्ल्स जो होती हैं इंडिया में, जो शादी से पहले बीए कंप्लीट कर लेती हैं, उनको 50,000 रुपए कैश ग्रांट दिया जाता है, हम्म, जस्ट फॉर स्टडिंग। हम्म, 80% of educational scholarships in India go to Muslim girls. 80% सर। ये कोई मुस्लिम हेटिंग पार्टी कैसे कह सकते हैं? टेररिस्ट की तो बात ही छोड़ो। यही करोड़ ने कहा कि टेररिस्ट जो है इंडिया में बीजेपी है, और पाकिस्तान में कोई भी टेररिस्ट जो है वो पार्लियामेंट में नहीं है। मैं सबमिट करना चाहूंगा सर कि पार्लियामेंट में पाकिस्तान में उनको होने की जरूरत नहीं है। उनकी जो स्ट्रीट पावर है, राइट, लबैक की आप पावर जानते हैं सर। जी। उनकी जो स्ट्रीट पावर है इतनी पावरफुल है कि जो पार्लियामेंट में लॉज डाल दिए जाते हैं अर्ली मैरिज वगैरह के, तो वो उनको ओवरटर्न करा देते हैं। डरते हैं पार्लियामेंटेरियंस आपके उनसे। तो टेरर एज अ स्टेट पॉलिसी, इन माय ओपिनियन, स्टार्टेड इन अक्टूबर 48 बाय पाकिस्तान। 47 एंड या जिन्ना वाज, 48? sorry, 47, correct. Jinnah himself did it. There's no way that anybody can believe that ये प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी जो आजकल लोग बोलते हैं ना सर, ये ये जिन्ना जी ने की थी। ये बोल के कि ये ट्राइबल्स हैं, ये पूंछ में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, उनको तो पूंछ क्यों नहीं गए यार? पूंछ तो साउथ में है, जम्मू में है। पूंछ में क्यों नहीं गए? अब बारामूला के थ्रू श्रीनगर क्यों जा रहे थे? क्योंकि आपका उस पूंछ से कोई ताल्लुक ही नहीं था सर। इनको तैयार किया गया था। और हाउ कैन इट बी के लियाकत अली जी को पता हो कि ये हो रहा है, वो उनको प्रिपेयर करें, पैसे दें, और उनको वादा करें कि 3 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। वो 3 लाख रुपए नहीं मिलने लग रहे थे उनको बारामूला में, तभी उन्होंने लूटना शुरू किया सर। तो ये पॉसिबल नहीं है कि
जिन्ना जी को पता नहीं था। तो ये मेरे हिसाब से पहला पाकिस्तान का जो टेरर अटैक था ऑन इंडिया, that was that, sir, on Kashmir. And I consider 65 also a terror attack because they pretended to be Kashmiris. They did not do a straight war with India. They pretended to be Kashmiris and उन्होंने ये सोचा कि कश्मीरी लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे और हमें हमारे साथ मिलके इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इन कश्मीरियों ने उनको पकड़ पकड़ के इंडियन आर्मी के हवाले कर दी। जो गलती इंडिया से हुई है ना सर, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया से बहुत गलतियां हुई हैं। मैं अगर लिस्ट करना चाहूंगा तो मैं खत्म नहीं कर सकता। लेकिन एक दो बड़ी गलतियां मैं बताता हूँ इंडिया की। आप बात कर रहे थे ना गलतियां कौन सी इंडिया की। एक कलात के किंग ने खाली पेपर एक्सेशन का साइन करके नेहरू जी को भेज दिया था, द खान ऑफ कलात। इज इट एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट? कुछ लोग इसको डिस्प्यूट भी करते हैं। सर यहाँ हमारे यहाँ तो सब कुछ डिस्प्यूट किया जाता है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे पता है। आई मीन इफ आई एम रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आई नो। फ्रॉम ऑल आर्काइव्स इन इंडिया इट इज कंफर्म दैट उन्होंने कहा कि ये तो जी 1000 किलोमीटर दूर है या 1500 किलोमीटर दूर है इंडिया से, तो हम इनकी एक्सेशन कबूल नहीं कर सकते। दूसरी गलती जो नेहरू जी ने इस ग्रेट गेम के अंदर करी, वो ये करी कि आपको जब एक्सेशन मिल गया था तो आपका फर्ज था कि पूरा का पूरा कश्मीर जो है उसको यूनाइट करें। आपको पावर दी गई थी ना कि हम आपके अंडर हैं, आपकी शरण में हैं, तो आपका एक फर्ज बनता था कि अब पूरे कश्मीर को एक साथ इंडिया की शरण में रखें। लेकिन जैसे जुनैद कुरैशी जी उस दिन बोल रहे थे आपको, इंडिया ने धोखा दिया इन द सेंस कि जहां तक शेख अब्दुल्ला की इन्फ्लुएंस थी वहां तक ही करके जब आप जीत रहे थे, ऑब्वियसली बारामुल्ला से वहां तक ले गए तो जीत ही रहे थे सर। जब आप जीत रहे थे तो आपने क्यों किया सर? क्यों गए आप यूएन के अंदर? एंड ऑब्वियसली यूएन में जो पावर्स थी वो कौन थी? यूएस भी था, यूके भी था ना सर। उनको पता था जब एक प्लेबिसाइट, जब एक एक्सेशन हो चुका है, ठीक है, तो ये क्या मतलब हुआ कि भाई एक रायशुमारी बोलते हैं इसको आप लोग, जी। ये प्लेबिसाइट कराने का क्या मतलब है? आपको सीधा बोलना चाहिए कि भाई ये एक्सेशन हो चुकी है। इन द इंडिपेंडेंस एक्ट सर, ओनली द किंग only the king had the right to do the accession, but he was to take his people into consideration. That's it. कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं था इसके अंदर सर, इंडिपेंडेंस एक्ट में। तो यूके ने जानबूझ के इसको अड़ाया है सर, ताकि ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रहे। मैं आपको बताऊं सर कि जो गिलगित बल्टिस्तान की बात करते हैं, ये गिलगित स्काउट्स थोड़े से बच्चे से लोग थे, आराम से इंडिया जो है उनको निकाल के ले सकता था गिलगित बल्टिस्तान को। कोई पाकिस्तानी आर्मी थी, मतलब कहां गिलगित बल्टिस्तान का एरिया आपको पता है? टू शेख अब्दुल्ला, ही डिड नॉट फील इट नेसेसरी। गिलगित बल्टिस्तान ने ही फ्लैग लगाया था ना पाकिस्तान का वहां पे। कोई मैसिव पाकिस्तानी फौज तो नहीं थी वहां पे। तो व्हाई कुडंट इंडिया, आई मीन पीओके का एरिया देखे, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट बोलते हैं, जो एरिया देखा जाए जो, वो कश्मीर के वेस्ट का है। जो गिलगित बल्टिस्तान का एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट का है सर। ओके, एंड द रूट ऑफ दैट goes from Indian Kashmir. So India could have easily taken Gilgit Baltistan also. They didn't do that. उसके बाद जब 65 में आप जब जवाबी कार्रवाई शुरू की इंडिया ने, तो सर लाहौर के गेट तक पहुंच गए थे। मैंने पोस्ट ऑफिस की फोटोज देखी है विद इंडियन, लाहौर के पोस्ट ऑफिस की विद इंडियन सोल्जर्स सिटिंग देयर। तो सीज फायर क्यों माने आप? आपने तब कश्मीर वापस क्यों नहीं लिया? जब 71 में, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू द होल बांग्लादेश थिंग, नहीं तो 2-3 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन जब
71 में आप पार्ट्स ऑफ सिंध, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड ऑल ऑफ कश्मीर कॉन्कर कर चुके थे, और आपके पास 93,000 94,000 सोल्जर्स थे पाकिस्तान के। तो और कुछ ना करते, कम से कम कश्मीर तो का पाकि पोर्शन तो ले लेते आप। हमने बांग्लादेश तो नहीं लिया सर, हमें फायदा क्या हुआ उस वॉर के अंदर? लोग इतना गाली देते हैं इंडिया को, इंडिया ने ये किया वो किया, इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। हमारे पास 1 करोड़ रेफ्यूजीज आ गए थे सर, और हम एक गरीब कंट्री थे उस वक्त। हमें लड़ना पड़ा, हमने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया लड़ने के लिए, क्योंकि वहां पे ऑपरेशन सर्चलाइट हो रहा था। आपको पता है क्या हुआ था वहां पे, राइट? देयर इज अ रिपोर्ट ऑन इट, द कमीशन। सो व्हाई डिडंट इंडिया टेक कश्मीर देन इन 71, जब हम जीत चुके थे उसको सारा वापस कर दिया? नहीं, कितना कितना कश्मीर फतह कर चुकी थी इंडियन आर्मी? Sir, apart from Gilgit Baltistan, all of it was taken. One third रियली? of Sindh was, yes, one third or one fourth of Sindh was taken, and 1/5 of Punjab was taken. But they gave it all back. मैं नहीं चाहता हूं कि पंजाब या सिंध बट का कोई दीज पोर्शन वो ले। these sound like very exaggerated claims. कितना Perhaps, sir, सिंध आपका? जी, क्योंकि जो मैंने मुझे perhaps, sir, याद पड़ता है, जो जो मुझे याद पड़ता है, शायद 5000 स्क्वायर माइल्स था। but the point I'm making, sir, is that you, how many kilometers, may be in dispute, but you were winning. The army had surrendered. Okay, and why couldn't you take Kashmir as part of the reconciliation? आपने एक शिमला अकॉर्ड किया पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान जहां पे बेनजीर भुट्टो भी आई थी अपने फादर के साथ, उन्होंने ये वादा किया कि हम एक ही चीज लिए इंडिया ने उनसे, एक चीज, सिर्फ एक चीज, ये वादा कि हम कश्मीर का इशू आज के बाद कहीं पे नहीं उठाएंगे, और कुछ नहीं लिया इंडिया ने सर, और कुछ नहीं लिया। इंडिया के जो पीओडब्ल्यूज थे पाकिस्तान में, वो तक वापस नहीं लिए हमने इन एक्सचेंज फॉर द सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान। कितनी गलती है आप बताओ, गलती है कि नहीं? वो आज तक बैठे हैं उधर, मर चुके होंगे, नहीं लिए हमने वापस। तो तो क्या इंदिरा गांधी को उनका कोई ख्याल नहीं था? मुझे नहीं पता सर, आई कांट रीड हर माइंड, बट आई कैन टेल यू दैट शी वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स लेडी। इनफैक्ट फील्ड मार्शल जो मानेक शाह थे, उनको बहुत बुरी तरह मिसट्रीट भी किया उन्होंने। कैसे? शी डिडंट लेट हिम गेट हिज पेंशन टिल ही वाज ऑलमोस्ट डेड। जो वादा हमने कश्मीरियों से किया था, हमने 2-3 टाइम थे, हमारे पास मौके थे कि हम इस प्रॉब्लम को खुद ही ठीक कर लेते हैं, बिकॉज कम से कम इंडिया के पास एक लीगल राइट तो है ना कश्मीर के लिए। पाकिस्तान के पास क्या क्लेम है सर? वो यूएन रेजोल्यूशन, यूएन जिसको देखो, यूएन रेजोल्यूशन। और मैं बताऊं सर, लोग सोचते हैं पाकिस्तानियों ने पढ़ा नहीं हो, पढ़ा हुआ सबको पता है, लेकिन इसको रिपीट करना बड़ा आसान है, क्योंकि इट साउंड्स गुड ऑन द वर्ल्ड स्टेज कि व्हाई डोंट यू लेट पीपल हैव द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। आप बलोचों को दे देंगे आज की डेट में सेल्फ डिटर्मिनेशन? आप सिंधियों को दे देंगे सेल्फ डिटर्मिनेशन? चेतन जी, उसमें फिर पॉइंट ये आता है ना, वो कहते हैं जी कि बलूचिस्तान और सिंध जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज नहीं है, जबकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक डिस्प्यूट है ये। सर, कहां पे ये लिस्टेड है एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी? वो कहते हैं कि यूएन में है, अब तक जेर गौर है वहां पे। नहीं, हम्म, आप प्लीज इसको रिसर्च कीजिएगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने तक बोला हुआ है कि दिस इज नॉट an issue that UN can do anything about, because it's a non-enforceable part of a kind of resolution. It is not enforceable. So, I mean, पाकिस्तान को पहले निकलना था ना सर, और पाकिस्तानी जो नॉन सोल्जर्स थे उनको भी निकलना था, ट्राइबल्स को भी निकलना था उसके बाद। और ये लिखा हुआ है, दीज आर द कंसेक्यूटिव एंड एसेंशियल स्टेप्स। मतलब दूसरा स्टेप तब होगा जब पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप उनका निकलना था, दूसरा इंडियन सोल्जर्स का निकलना था, इतने छोड़ के, ताकि एक फेयर प्लेबिसाइट हो जाए। उसके बाद यूएन के ऑफिसर्स ने आके प्लेबिसाइट कराना था। अब आप बताइए सर कि आप जानते हैं कि
माउंटबैटन ने जिन्ना साहब को ऑफर की थी, क्योंकि एक डिस्प्यूट का पॉइंट ये पड़ गया था कि अगर किंग जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है, तो उस हिसाब से तो निजाम ऑफ हैदराबाद वांटेड टू गो टू पाकिस्तान, एंड उस हिसाब से जूनागढ़ का किंग जो था ही वांटेड टू गो टू पाकिस्तान. इट्स अ फैक्ट. तो सबसे अच्छी सोल्यूशन जो दी थी मेरे हिसाब से, सोल्यूशंस तो और भी ऑफर हुई थी कि भाई आप हैदराबाद छोड़ दो, कश्मीर ले लो, और ये नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल में सब लिखा हुआ सर. और उन्होंने ऑफर किया जिन्ना को कि तीनों में प्लेबिसाइड करा लो. जी. अगर आपको प्लेबिसाइड का इतना शौक था, क्यों नहीं किया आपने? वो आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि कश्मीरियों को आप मार चुके थे, रेप कर चुके थे सर. क्योंकि कश्मीर की जो अपनी आर्मी थी उसको आप खत्म कर चुके थे मार मार के, क्योंकि आपने कत्लो गारत किया था इतने एरियाज के अंदर. तो आपको डर था कि आप वहां उस वक्त प्लेबिसाइड हार जाएंगे. ये बोलते हैं आपके जो दोस्त कल आए थे कि इंडिया ने 2 लाख हिंदू जो हैं 2019 के बाद वहां डाल दिए हैं. सर एक बात वो तो बताओ, ज्यादा, एक हाँ, बिहारी भी वहां काम करने वो तो मेरे एक ख्याल से बिहारी ज्यादा भी कह वहां रहे काम थे. करने जाता है, गोली मार देते हैं उसको. वो तो मेरा ख्याल है 40 लाख का फिगर दे रहे थे, इफ आई रिमेम्बर करेक्ट करेक्टली. करेक्ट करेक्ट, 40 लाख. जी. सर आज तक 5 लाख हिंदू वहां से भगाए गए थे, आपको पता ही है, रेप किल करके पंडित, पंडित जो 89 है. में. जी. जी. तो आज तक उनको वापस क्यों नहीं दे सके हम? ये हमें इस बातें करने से पहले इन लोगों को कम से कम देखना चाहिए कि आज सोशल मीडिया है. आज कोई भी इंसान गूगल करके चेक कर सकता है कि कश्मीर में कितने, पता है कौन रहते हैं कश्मीरियों में सिवाय कश्मीरियों के? 40,000 रोहिंग्या रहते हैं सर कश्मीर में. 40,000 इलीगल रोहिंग्या कश्मीर में रह सकते हैं, लेकिन एक कश्मीरी पंडित की हिम्मत नहीं है कि वहां पर जाके अपने घर में रह सके. एक वापस नहीं जा सकता. ठीक है सर. इतनी आइडियाज आए हैं कि भाई एक एक्स ऑफिसर्स कॉलोनी बना लो, उसके साथ कश्मीर पंडित. ओ नो नो नो, कोई जाने को तैयार ही, डरते हैं सब सर. अभी अमरनाथ यात्रा हो रही है ना, 60,000 सोल्जर्स उसके लिए भेजे जा रहे हैं सर. क्यों भेजे जा रहे हैं? क्यों भेजे जा रहे हैं? अगर कोई हिंदू अमरनाथ जाना चाहता है तो उसको कोई पैसे नहीं मिलते, वो अपने पैसे से जाता है सर. और 60,000 सोल्जर्स दिए जा रहे हैं वहां पे. अगर कश्मीर में हिंदू प्रॉब्लम है और मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है, तो सोल्जर्स क्या करने हैं आपने? क्यों डाल रहे हैं वहां पे सोल्जर्स? और कई बार उस पर अटैक भी हो चुका है, आपको पता है सर.